तो आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग केस है। अगर किसी भी आईसीयू सेटअप में आप काम करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये केस आपको कभी ना कभी देखने मिलेगा। थोड़ा सा रेयर केस है लेकिन मोस्टली इम्पोर्टेंट है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक पेशेंट आया था जो कि 68 इयर्स मेल पेशेंट था। पेशेंट को अनइजीनेस लग रहा था, माइल्ड चेस्ट पेन था और हमने उसका ईसीजी निकाला। नॉन केस में सिर्फ डायबिटिक था उसे और कुछ नहीं था। तो जब ईसीजी निकाला तो ईसीजी कुछ इस तरीके से दिखा, आपके सामने स्क्रीन पे है। कुछ इस तरीके से ईसीजी देखने को मिला जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक चेंजेस हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला। इसमें अराउंड हार्ट रेट जो था वो हार्ट रेट अराउंड हमें देखने मिला था 90 के बीच में, यानी कि जो हार्ट रेट था जो हार्ट रेट हमें देखने मिला वो था 90। इसके साथ साथ एलएएच भी देखने मिला था, लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक, जो कि हम लीड 2, 3 और एवीएफ में देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमें लेफ्ट एक्सिस का डेविएशन देखने मिला। रेगुलर रिदम था, हार्ट रेट अराउंड 90 था। इसके अलावा और कोई भी चेंजेस हमें देखने नहीं मिला। तो मोस्टली ऐसे पेशेंट में ना एंटीरियर वॉल में किधर पे चेंजेस, जैसे कि अगर हम सोच रहे हैं कि पेशेंट को कार्डियक इश्यू कुछ हो, तो ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहला कि अगर अनइजीनेस लगता है पेशेंट को या चेस्ट पेन बोलता है तो उसके में कभी भी कार्डियक इश्यू होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला जो रूल आउट करने के कॉज होते हैं वो होता है कार्डियक। तो सबसे पहला हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट को कार्डियक इश्यू है या नहीं। उसके बाद दूसरा हम देख सकते हैं कि पेशेंट को गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या फिर तीसरा कोई मस्कुलर पेन है या नहीं। तो जैसे कि अगर कोई पेशेंट अनइजीनेस, जैसे ये पेशेंट हमारे पास आया अनइजीनेस बोल के और माइल्ड चेस्ट पेन बोल के, तो सबसे पहला हमने इनका ईसीजी कराया। ईसीजी में कोई फ्रेश चेंजेस नहीं था। फ्रेश चेंजेस नहीं होने की वजह से चांस न ले, इसीलिए हमने उनका ट्रॉप आए और कार्डियक एंजाइम्स ये हमने ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेज दिया। पेशेंट को सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिले इसके लिए उन्हें एक पेन किलर, एक एंटासिड दे दिया गया। पेशेंट को कुछ टाइम के लिए रिलीफ हुआ, आधे 1 घंटे तक। फिर 1 घंटे के बाद क्या हुआ कि पेशेंट को सडनली फिर से चेस्ट पेन होने लगा। तो कभी भी अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जो कि कार्डियक इश्यू से, अगर कुछ कार्डियक इश्यू से होगा तो उसे मोस्ट प्रोबेबली चेस्ट पेन, बैक पेन, स्वेटिंग, पेन इन दी लेफ्ट साइड ऑफ आर्म, पेन इन दी जॉ, ये सब ऐसा करके कंप्लेंट वो करता है। तो ये पेशेंट को 1 घंटे के बाद फिर से सीवियर पेन स्टार्ट हो गया और विद इन 1 आवर हमने फिर से जब ईसीजी निकाला तो हमें ईसीजी में क्या देखने मिला, तो ईसीजी में हमें देखने मिला कि एंटीरियर लीड्स में क्या है, एसटी एलिवेशन है विद हाइपर एक्यूट टी वेव है। उसके साथ साथ पुराने सिम्टम्स जो थे एलएएचबी, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन और हार्ट रेट उतना ही था अराउंड 90 पर मिनट, जिसमें कोई अरिथमियास वगैरह हमें नहीं दिखा। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो डायग्नोसिस किया गया वो किया गया एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन। उसमें भी प्रोग्रेशन जो था आर वेव का V4, V5, V6 में वो सही नहीं था। तो यानी कि इस ईसीजी को हमने देख के क्या डायग्नोस किया, तो एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, पुअर आर वेव प्रोग्रेशन, उसके साथ एलएएचबी, एलएडी और हार्ट रेट 90 पर मिनट विदाउट एनी अरिथमियास। ऐसे पेशेंट में क्या करना चाहिए, तो ऐसे पेशेंट में सबसे पहला और सबसे बेसिक चीज होता है लोडिंग डोज देना। क्या करना, लोडिंग डोज देना। तो हमने इसे लोडिंग डोज दिया, किसका दिया, इकोस्प्रिन का, क्लोपिटैप का और एटोरवा का। तो इकोस्प्रिन जो कि एस्प्रिन होता है 300, क्लोपिटैप 300 और एटोरवा 80 mg, ये हमें लोडिंग डोज देना चाहिए अगर कोई भी पेशेंट है जिसमें हमें एसटी एलिवेशन या हाइपर एक्यूट टी वेव देखने को मिलता है। उसके बाद
ऐसे पेशेंट में 2 ट्रीटमेंट के चॉइस होते हैं, 2 ट्रीटमेंट चॉइस। सबसे पहला कि पेशेंट का थ्रोम्बोलाइज किया जाए, थ्रोम्बोलिसिस, और दूसरा है सीएजी करके यानी कि कोरोनरी एंजियोग्राफी करके पीटीसीए यानी कि एंजियोप्लास्टी करना। तो ये 2 ऑप्शन पेशेंट के पास होता है। इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है सीएजी विद पीटीसीए। अगर पेशेंट कोई आता है, चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ है, उसके 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर पेशेंट आता है जिसमें हमें एसटीटी चेंजेस यानी कि एसटी एलिवेशन देखने मिलता है और हाइपर एक्यूट टी वेव देखने मिलता है, तो ये एक काफी बेस्ट कैंडिडेट है फॉर सीएजी या फिर पीटीसीए। अगर पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है या फिर उसके पास कोई भी कार्डियक सेंटर नहीं है जहां पे यानी कि हम कह सकते कैथ लैब अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो हम ऐसे पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं। तो थ्रोम्बोलाइज करने के लिए हमें कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, एल्टीप्लेस, रेक्टीप्लेस, टिनेक्टीप्लेस, तो ये सारे ड्रग्स का हम यूज करते हैं थ्रोम्बोलिसिस के लिए। स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, एल्टीप्लेस, रेक्टीप्लेस और टिनेक्टीप्लेस। तो जैसे कि हमारे पास ये पेशेंट आया था, पेशेंट को एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन था, ऑन टाइम था, पेशेंट को एसटी एलिवेशन और हाइपर एक्यूट टी वेव देखने मिला, तो हमने क्या किया, पहले उसे लोडिंग डोज देके सबसे पहले उसका सीएजी करवा लिया यानी कि कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है वो करवा लिया। कोरोनरी एंजियोग्राफी में रिपोर्ट क्या देखने को मिला, तो इसमें सबसे पहले पता चला कि उसका ईएफ जो है यानी कि इजैक्यूलेशन फ्रैक्शन है वो अराउंड 35 to 40% है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इसमें जो आर्टरीज है, ये आर्टरी है, इसे हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, क्या करेंगे, आरसी है, राइट कोरोनरी आर्टरी। ये जो आर्टरी है इसे हम कहेंगे एलएडी, लेफ्ट मेन आर्टरी होता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और ये जो पीछे का आर्टरी होता है इसे हम कहते हैं एलसीएक्स यानी कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एलएडी के पास डायगोनल में 90% ब्लॉक है, एलएडी में 99% ब्लॉक है, उसके साथ साथ एलसीएक्स में 50 to 60% ब्लॉक है, और ऐसे ही काफी सारा ब्लॉक हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे पेशेंट में इमीडिएटली पीटीसीए करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एलएडी का जो इनका जो एलएडी आर्टरी है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, वो काफी तरीके से ब्लॉक हो गया है। तो ऐसे पेशेंट में पीटीसीए टू एलएडी हम कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 2 से ज्यादा अगर सीवियर ब्लॉक हमें देखने को मिलता है तो हमें बाईपास सर्जरी करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट में हमने क्या किया कि पीटीसीए टू एलएडी एडवाइस किया गया था, यानी कि रीवेस्क्युलराइजेशन एडवाइस किया गया था। तो उसका हमने एंजियोप्लास्टी किया। बिफोर एंजियोग्राफी या फिर हम कह सकते हैं एंजियोग्राफी होने के बाद हमने फिर से ईसीजी निकाला, तो कोई चेंजेस नहीं थे, वैसे ही था। एसटी एलिवेशन हमें देखने मिला एंटीरियर में, उसके साथ साथ एलएएचबी, उसके साथ साथ एलएडी देखने मिला, और हार्ट रेट अराउंड 90 के बीच में था। उसके बाद उसका प्लास्टिक किया गया। प्लास्टिक करने के बाद उसके अंदर जो एलएडी है, एलएडी में ये जो है, एलएडी में स्टेंट लगाया गया एक, और ओएम ऑब्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी जो एलसीएक्स का होता है, वहां पे क्या किया गया, वहां पे प्लेन ओल्ड बलून एंजियोप्लास्टी किया गया। क्या किया गया, प्लेन ओल्ड बलून एंजियोप्लास्टी। तो प्लेन ओल्ड बलून एंजियोप्लास्टी किया गया, और जो एलएडी था वहां पे ब्लॉक काफी ज्यादा था, 99% का ब्लॉक था, तो वहां पे क्या किया गया, स्टेंटिंग किया गया। और ओएम में एलसीएक्स का एक ब्रांच होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज मार्जिन, वहां पे क्या किया गया, प्लेन ओल्ड बलून एंजियोप्लास्टी किया गया। ये होने के बाद पेशेंट पोस्ट प्रोसीजर जब उसका ईसीजी निकाला गया
तो मोस्टली एसटी एलिवेशन परसिस्टेंटली वहां पे था। थोड़ा सा टी वेव इन्वर्जन देखने मिला, लेकिन एसटी एलिवेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा था। मोस्ट प्रोबेबली अगर हमारा प्लास्टी हो जाता है, प्लास्टी कर लेते हैं, तो उसके कुछ टाइम के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों में, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 दिनों के अंदर एसटी एलिवेशन जो होता है वो सबसाइड हो जाता है और पेशेंट के ईसीजी में हमें नॉर्मल एसटी यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक लाइन में एसटी सेगमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पेशेंट को हमने देखा तो मोस्ट प्रोबेबली इसे एसटी एलिवेशन ही था। उसके साथ साथ 2 दिन के बाद पेशेंट का हार्ट रेट सडनली राइज होने लगा। राइज होने के साथ साथ पेशेंट का हार्ट रेट अराउंड 160 तक चले गया और कुछ इस तरह का ईसीजी देखने को मिला, जिसमें हम देख सकते हैं कि एंटीरियर वॉल में एसटी एलिवेशन तो है ही, उसके साथ साथ पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन होने लगा। क्या हो गया? एट्रियल फिब्रिलेशन होने लगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर पेशेंट का थ्रोम्बोलिसिस होता है तो थ्रोम्बोलिसिस होते वक्त भी पेशेंट को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, किधर भी ब्लीडिंग होने का चांसेस होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने के चांसेस होते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन होने के चांसेस होते हैं। उसी तरह से प्लास्टी होने के बाद या प्लास्टी होते समय भी पेशेंट को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, जिसमें से एक होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। तो काफी रेयर केस में होता है, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन भी एक तरह का कॉज होता है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को एंटी अरिथमिक ड्रग क्लास 3 का दिया गया, जो कि होता है एम्योडारोन, जिसे हम कॉमन वर्ड में कार्ड्रॉन भी कहते हैं। तो इसे कार्ड्रॉन दिया गया, कार्ड्रॉन का इन्फ्यूजन लगाया गया। बाद में कुछ समय के बाद ईसीजी निकाला तो क्या हो गया कि जो एट्रियल फिब्रिलेशन है वो सबसाइड हो गया और हार्ट रेट क्या हो गया? नॉर्मल पे आ गया। लेकिन इनका जो एसटी एलिवेशन था वो एसटी एलिवेशन वैसे का वैसा ही रह गया। एसटी डिप्रेशन या आइसो इलेक्ट्रिक लाइन में एसटी सेगमेंट नहीं आ पाया। उसके बाद फिर से कुछ दिनों के बाद भी ईसीजी किया तो ईसीजी में हमें सेम चेंजेस देखने मिले, जबकि एसटी एलिवेशन ही थे, एसटी डिप्रेस नहीं हुआ था। तो ऐसे काफी पेशेंट आपके पास आएंगे जिसमें एसटी एलिवेशन आपको देखने मिलेगा। एंजियोप्लास्टी और थ्रोम्बोलिसिस करने के बाद भी वो सबसाइड नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट में कॉजेज क्या होते हैं एसटी एलिवेशन के? तो सबसे बेसिक कॉज होता है कोरोनरी एन्यूरिज्म। क्या होता है? सबसे बेसिक जो कॉज होगा वो होगा कोरोनरी एन्यूरिज्म, यानी कि जो आर्टरी होगा उसका बल्जिंग हमें देखने मिलेगा। तो उसमें भी क्या होगा? एसटी एलिवेशन देखने मिलेगा। यानी कि अगर एसटी एलिवेशन ग्रेटर देन 3 वीक्स हमें देखने को मिलता है तो हमें समझना चाहिए कि पेशेंट को कोरोनरी एन्यूरिज्म है। दूसरा चीज होता है ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम, तो ड्रेसलर सिंड्रोम को हम पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि प्लास्टी होने के बाद भी अगर एसटी एलिवेशन होता है तो हम ड्रेसलर सिंड्रोम इमेजिन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? तो पेरिकार्डाइटिस होने के चांसेस होते हैं, पेरिकार्डियल एफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है ईसीजी में। तो ड्रेसलर सिंड्रोम हो गया। उसके बाद हो गया पेरिकार्डाइटिस। क्या हो गया? पेरिकार्डाइटिस। इसके साथ साथ हमें देखने मिलता है डिसेक्शन ऑफ एओर्टा। डिसेक्शन ऑफ एओर्टा तो बहुत रेयर केसेस होता है जिसमें हमें डिसेक्शन ऑफ एओर्टा देखने मिलता है। एओर्टा का एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट पे डिसेक्शन देखने मिलता है, तो इसमें भी एसटी एलिवेशन हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ब्लूगार्ड सिंड्रोम, उसके साथ साथ क्या देखने को मिलता है? ब्लूगार्ड सिंड्रोम भी देखने को मिलता है, जिसमें हमें क्या देखने मिलेगा? तो इनकम्प्लीट आरबीपी भी देखने मिलेगा। उसके साथ साथ एसटी एलिवेशन देखने मिलेगा एंटीरियर पेरिकॉर्डियल लीड्स में। तो एंटीरियर पेरिकॉर्डियल लीड्स में हमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन, उसके साथ साथ इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एसटी एलिवेशन कब देखने मिलेगा? जब हमें माइक्रोवेस्क्यूलर
परफ्यूजन नहीं हुआ होगा, मतलब छोटे जो वेसल्स होते हैं वहां पे अगर परफ्यूजन ठीक से नहीं हुआ होगा तो भी हमें एचटी एलिवेशन देखने मिलता है। या फिर लास्ट ऑप्शन होता है फेल्ड एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी अगर नहीं हुआ है ठीक से तो भी हमें एचटी एलिवेशन देखने को मिलता है। तो इसमें जैसे कि हमने पेशेंट को लोडिंग डोज भी दिया था, पेशेंट को एंजियोप्लास्टी भी किया था, लेकिन फिर भी एचटी एलिवेशन वैसे का वैसा ही था। तो इसमें क्या क्या चांसेस हो सकते हैं? तो ये चांसेस हो सकता है कोरोनरी एन्यूरिज्म का, पेरिकार्डाइटिस, डिसेक्शन ऑफ एओर्टा, ड्रेसलर सिंड्रोम, ब्रूगार्ड सिंड्रोम, माइक्रोवेस्कुलर परफ्यूजन ठीक, इनकम्प्लीट माइक्रोवेस्कुलर परफ्यूजन, या फिर फेल्ड एंजियोप्लास्टी या फिर फेल्ड स्टेंटिंग हम कह सकते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें एचटी एलिवेशन ईसीजी में देखने को मिलता है। तो ये हो गया डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है उसका एचटी एलिवेशन सबसाइड नहीं होता है या फिर हमने थ्रोम्बोलाइज किया हो या एंजियोप्लास्टी किया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीजों में से कुछ कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकता है।